नमस्कार। बायोलॉजी की इस शानदार दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर यानी जीव जगत के एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं, वर्गीकरण का विज्ञान। ये वो विज्ञान है जो हमें हमारे चारों ओर मौजूद लाखों करोड़ों तरह के जीवों को समझने का एक नजरिया देता है, एक सिस्टम देता है। कभी सोचा है, एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशालकाय ब्लू व्हेल तक इस धरती पर जिंदगी कितने अलग अलग रूपों में मौजूद है? इन सबको समझना, इनकी स्टडी करना, इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या बेहतरीन तरीका निकाला है। आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस ज्ञान के रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक समुद्री घोड़ा है ना? कितना अनोखा। ये पृथ्वी पर मौजूद अनगिनत लाखों करोड़ों जीवन रूपों में से बस एक छोटा सा उदाहरण है। बर्फीले पहाड़ों से लेके गहरे महासागरों तक और तपते रेगिस्तानों से लेके घने जंगलों तक हर जगह हर कोने में जिंदगी मौजूद है। ये जो विविधता है ना, जिसे हम विज्ञान की भाषा में जैविक विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही बड़ी एक वैज्ञानिक चुनौती भी है। सवाल ये है कि इतने सारे अलग अलग तरह के जीवों को कोई कैसे समझेगा, कैसे उनकी पढ़ाई करेगा? एक सिस्टम तो चाहिए ना। और देखिए, जब हम कहते हैं कि लाखों जीव हैं तो ये कोई हवाई बात नहीं है। आज तक वैज्ञानिकों ने लगभग 17 से 18 लाख प्रजातियों को पहचाना है, उनका नाम दिया है और उनके बारे में लिखा है। अगर मिलियन में बोलें तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये तो सिर्फ वो प्रजातियां हैं जिन्हें हम अब तक खोज पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि असल संख्या तो इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है, शायद करोड़ों में। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे जीवों को अलग अलग याद रखना या उनके बारे में पढ़ना, ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है। तो इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने का रास्ता क्या है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन्हीं स्टेप्स पर आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम इस जीव जगत की पहेली को और गहराई से समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस व्यवस्था को बनाने की पहली सीढ़ी यानी नामकरण या नॉमेनक्लेचर क्या होता है। इसके बाद हम नामकरण के सबसे जरूरी हिस्से द्विपद नाम पद्धति के नियमों को एक एक करके बहुत विस्तार से जानेंगे। फिर हम जीवन के पुस्तकालय यानी वर्गीकी या टैक्सोनॉमी की सैर करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब कुछ आपके बोर्ड एग्जाम्स और नीट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए हमारे इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। आखिर जीव जगत की इस पहेली को सुलझाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इस फील्ड में वो कौन महान विचारक थे जिन्होंने एक तरह की क्रांति ला दी? ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान में हर सिस्टम, हर नियम किसी न किसी जरूरत से ही पैदा होता है। एक पल के लिए सोचिए, आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं जहां लाखों किताबें हैं, लेकिन किसी भी किताब पर कोई नाम नहीं लिखा है, न ही उन्हें किसी विषय के हिसाब से रखा गया है। सब बस यूं ही बिखरी पड़ी हैं। क्या ऐसी लाइब्रेरी में आप अपनी पसंद की कोई एक किताब ढूंढ पाएंगे? कभी नहीं। जीव जगत भी कुछ कुछ ऐसी ही एक विशाल लाइब्रेरी है। अगर हम इन 18 लाख प्रजातियों को कोई नाम ना दें, उन्हें किसी ग्रुप में ना रखें, तो उनका अध्ययन करना, उनका आपस में क्या रिश्ता है ये समझना सब कुछ नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए एक व्यवस्था बनाने की, एक सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी। और जब हम इस व्यवस्था को बनाने वाले महान वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन का नाम तो हम सब जानते हैं। लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसे ही महान जीव विज्ञानी हुए जिनका नाम था अर्नस्ट मेयर। उन्हें उनके काम के लिए एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई, 20वीं सदी का डार्विन। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। तो कौन थे ये अर्नस्ट मेयर? अर्नस्ट मेयर जर्मनी में पैदा हुए एक अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने लगभग 100 साल की जिंदगी जी और अपना पूरा जीवन विज्ञान के नाम कर दिया। अब सवाल ये है कि उन्हें 20वीं सदी का डार्विन क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को आधुनिक जेनेटिक्स के साथ जोड़ा। इसे एवोल्यूशनरी सिंथेसिस कहते हैं। उनका मुख्य काम पक्षी विज्ञान और वर्गीकरण विज्ञान पर था। उन्होंने ही ये सबसे बड़ा सवाल उठाया कि एक जाति यानी स्पीशीज आखिर होती क्या है और नई जातियां बनती कैसे हैं। इस विषय पर उनका काम आज भी वर्गीकरण का एक मजबूत आधार माना जाता है। अपने इस महान योगदान के लिए उन्हें जीव विज्ञान के 3 सबसे बड़े पुरस्कार मिले, जिन्हें अक्सर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है: बाल्जन पुरस्कार, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और क्रैफर्ड पुरस्कार। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि एक सिस्टम बनाना क्यों जरूरी है और अर्नस्ट मेयर जैसे वैज्ञानिकों ने इसमें क्या बड़ी भूमिका निभाई।
अब आते हैं उस सिस्टम की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी पर, जिसे हम कहते हैं नामकरण या अंग्रेजी में नॉमेनक्लेचर। यानी हर जीव को एक ऐसा नाम देना जो पूरी दुनिया में सिर्फ उसका हो और उसी नाम से जाना जाए। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। हम जिस फल को हिंदी में आम कहते हैं उसे तमिल में मांगा कहते हैं, कन्नड़ में माविना हुनु और अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ भारत में ही एक फल के इतने सारे नाम हैं तो पूरी दुनिया में कितने होंगे। अब मान लीजिए एक वैज्ञानिक भारत में आम पर रिसर्च कर रहा है और एक अमेरिका में मैंगो पर, तो बाकी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक ही फल की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक नामों की एक प्रणाली बनाई गई। ये नाम पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं ताकि हर वैज्ञानिक, चाहे वो किसी भी देश का हो, ठीक ठीक समझ सके कि किस जीव की बात हो रही है। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अब ये नाम आप दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल करिए, इसका मतलब आम ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो वैज्ञानिक नाम रखने की पूरी दुनिया में मान्य प्रणाली है, इसे कहते हैं द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस शानदार सिस्टम को दिया था स्वीडन के महान वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने। उन्हें वर्गीकी का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्विपद, द्वि मतलब दो और पद मतलब शब्द, यानी दो शब्दों वाली नाम रखने की पद्धति। इस सिस्टम में हर जीव के वैज्ञानिक नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसके वंश यानी जीनस का नाम होता है और दूसरा हिस्सा उसकी जाति यानी स्पीशीज का। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कैसे भी ये नाम रख सकता है। नहीं, इन वैज्ञानिक नामों को लिखने और इस्तेमाल करने के कुछ पक्के और सार्वभौमिक नियम हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के वैज्ञानिक फॉलो करते हैं। आप इसे विज्ञान की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा समझ सकते हैं, जिसके अपने ग्रामर के नियम हैं। तो चलिए अब इन नियमों को एक एक करके और बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ये 4 नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनसे एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिए। नियम नंबर 1, जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते हैं या उन्हें लैटिन भाषा का मान लिया जाता है, चाहे उनकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिन एक मृत भाषा है, यानी अभी आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती। इससे फायदा ये है कि इसके शब्दों के मतलब समय के साथ बदलते नहीं हैं, और जब इन नामों को छापा जाता है तो हमेशा तिरछे अक्षरों में यानी इटैलिक्स में लिखा जाता है। नियम नंबर 2, जैसा हमने अभी बात की, नाम में हमेशा 2 शब्द होंगे। पहला शब्द वंश यानी जीनस को बताएगा और दूसरा शब्द जाति यानी स्पीशीज को। नियम नंबर 3, ये नियम बहुत जरूरी है, खासकर जब आप अपने नोट्स बना रहे हों या एग्जाम में लिख रहे हों। जब भी हम इन नामों को हाथ से लिखते हैं तो प्रिंटिंग की तरह तिरछा यानी इटैलिक लिखना तो मुश्किल होता है। इसलिए नियम ये है कि हाथ से लिखते समय वंश और जाति दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करें यानी अंडरलाइन करें। याद रखिए, एक ही लंबी लाइन से नहीं बल्कि दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग लाइन खींचनी है। और नियम नंबर 4, नाम लिखते समय वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में होगा, जबकि जाति का पहला अक्षर हमेशा छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में होगा, हमेशा, भले ही वो किसी व्यक्ति या जगह के नाम पर ही क्यों ना रखा गया हो। चलिए इन सभी 4 नियमों को आम के उदाहरण से दोबारा समझते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए, इसे प्रिंट किया गया है इसलिए ये इटैलिसाइज्ड है, तिरछे अक्षरों में है। ये हो गया नियम नंबर 1। इसमें 2 शब्द हैं, मैंगीफेरा जो कि वंश है और इंडिका जो कि जाति है। ये हो गया नियम नंबर 2। अगर मैं इसे हाथ से अपनी कॉपी में लिखूंगा तो मैंगीफेरा के नीचे एक लाइन खींचूंगा और इंडिका के नीचे दूसरी लाइन खींचूंगा, अलग अलग। ये हो गया नियम नंबर 3। और ध्यान से देखिए, मैंगीफेरा का M कैपिटल है और इंडिका का I स्मॉल है। ये हो गया नियम नंबर 4। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात देखिए, नाम के आखिर में ब्रैकेट में लिखा है लिन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस प्रजाति का सबसे पहले वर्णन वैज्ञानिक लिनियस ने किया था। ये उस लेखक का नाम बताता है जिसने सबसे पहले इस जाति को डिस्क्राइब किया। तो ये है एक पूरा सही लिखा हुआ वैज्ञानिक नाम। तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने हर जीव को एक यूनिक, एक यूनिवर्सल नाम देना सीख लिया। ये हमारी लाइब्रेरी की किताबों पर नाम लिखने जैसा था। लेकिन सिर्फ नाम लिखना तो काफी नहीं है ना? हमें उन किताबों को सही अलमारियों में, सही विषय के हिसाब से सही क्रम में रखना भी तो होगा।
विज्ञान की इसी शाखा को जो जीवों के वर्गीकरण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से जुड़ी है, हम उसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण का सीधा सा मतलब है जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। यह हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। हम आसानी से देख सकते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन सब में कुछ समानताएं हैं। वहीं दूसरी तरफ मच्छर, मक्खी, तितली ये एक जैसे लगते हैं, तो हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं। वर्गीकरण में इन ग्रुप्स या वर्गों को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है, टैक्सा। टैक्सा, ये शब्द याद रखिएगा। एक ग्रुप को टैक्सन और बहुत से ग्रुप्स को टैक्सा कहते हैं। तो स्तनधारी एक टैक्सा है, कीट एक और टैक्सा है, और कुत्ता भी अपने आप में एक टैक्सा है। अब ये जो वर्गीकरण है, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं किया जाता, बल्कि एक पदानुक्रम, एक हायरार्की में किया जाता है। यानी एक के अंदर एक क्रमबद्ध ढांचा। इसमें 7 मुख्य स्तर या संवर्ग होते हैं। सबसे बुनियादी और सबसे छोटा स्तर है जाति, स्पीशीज। कई मिलती जुलती जातियां मिलकर बनाती हैं एक वंश, जीनस। कई मिलते जुलते वंश मिलकर बनाते हैं एक कुल, फैमिली। कई मिलते जुलते कुल मिलकर बनाते हैं एक गण, ऑर्डर। कई गण मिलकर बनाते हैं एक वर्ग, क्लास। कई मिलते जुलते वर्ग मिलकर बनाते हैं एक संघ, फाइलम। पौधों के मामले में इसे भाग या डिवीजन कहते हैं। और सभी संघ मिलकर बनाते हैं सबसे ऊंचा स्तर, जगत, किंगडम। इसे नीचे से ऊपर याद रखना सबसे आसान है। चलिए एक बार दोहराते हैं। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। अब इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे हम इस क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी जाति से जगत की ओर, जीवों के बीच समान गुण कम होते जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक जाति के सभी सदस्यों में सबसे ज्यादा समानता होती है। वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। जैसे ही हम वंश के लेवल पर जाते हैं, समानता थोड़ी कम होती है, कुल पर और कम, और जगत तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ कुछ गिने चुने बुनियादी गुण ही समान रह जाते हैं। जैसे सभी जानवर जगत एनिमेलिया चलते फिरते हैं और अपना भोजन खुद नहीं बनाते, लेकिन एक कीड़ा और एक इंसान दोनों जानवर होते हुए भी कितने अलग हैं। चलिए अब इस पूरे पदानुक्रम को इस टेबल के उदाहरणों से बहुत धीरे धीरे और विस्तार से समझते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। सबसे पहले मानव यानी हम लोगों को देखते हैं। हमारी जाति है सैपियंस और वंश है होमो, इसीलिए हमारा नाम है होमोसेपियंस। हमारा कुल यानी फैमिली है होमोनिडी, जिसमें हमारे जैसे बड़े दिमाग वाले वानर जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी भी आते हैं। हमारा गण यानी ऑर्डर है प्राइमेट, जिसमें बंदर और लंगूर भी शामिल हैं। हमारा वर्ग यानी क्लास है मेमेलिया या स्तनधारी, क्योंकि हमारे शरीर पर बाल होते हैं और मादाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। हमारा संघ यानी फाइलम है कॉर्डेटा, क्योंकि हमारे जीवन में किसी न किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु होती है। और हमारा जगत यानी किंगडम है एनिमेलिया, क्योंकि हम परपोषी हैं और चल फिर सकते हैं। अब देखते हैं घरेलू मक्खी को। इसकी जाति है डोमेस्टिका और वंश है म्यूस्का। इसका कुल है मिस्सूडी। इसका गण है डिप्टेरा, जिसमें 2 पंखों वाले कीट आते हैं। इसका वर्ग है इंसेक्टा, यानी यह एक कीट है। इसका संघ है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसके पैर जुड़े हुए होते हैं और शरीर पर काइटिन का बाहरी कंकाल होता है। और इसका जगत भी एनिमेलिया है। तो देखा आपने, मानव और मक्खी दोनों का जगत एक ही है, एनिमेलिया, लेकिन उसके नीचे के स्तरों पर वो कितने अलग हो गए। अब आखिर में आम का उदाहरण देखिए। जाति इंडिका, वंश मैंगिफेरा। इसका कुल है एनाकार्डियेसी, जिसमें काजू भी आता है। इसका गण है सैपिंडेल्स। इसका वर्ग है डाइकोटिलीडनी, क्योंकि इसके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। और इसका भाग है एंजियोस्पर्मी, क्योंकि ये एक पुष्पी पादप है। और इसका जगत है प्लांटी, क्योंकि यह एक पौधा है। तो ये टेबल हमें दिखाती है कि हर जीव इस सिस्टम में अपनी एक निश्चित और तार्किक जगह रखता है। तो हमने नामकरण और वर्गीकरण की इस पूरी व्यवस्था को काफी गहराई से समझ लिया है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब कुछ जानना एक स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी है, खासकर जब वो नीट या बोर्ड जैसे इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हों? तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या मुख्य बातें याद रखनी है, जिन्हें हम टेक अवे पॉइंट्स कह सकते हैं। पहली, वर्गीकरण लाखों प्रजातियों की पढ़ाई को आसान और संभव बनाता है। दूसरी, द्विपद नाम पद्धति वैज्ञानिकों को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज देती है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तीसरी बात, ये जो पदानुक्रम हमने पढ़ा,
ये हमें जीवों के बीच विकास के रिश्तों को यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है। और आप सब स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, नीट और बोर्ड परीक्षाओं में इन बुनियादी कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। विपदनाम पद्धति के नियमों पर सवाल आ सकता है, वर्गीकी पदानुक्रम के सही क्रम पर सवाल आ सकता है, और जो टेबल हमने अभी पढ़ी उससे सीधे उदाहरण देकर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आम का कुल क्या है या मानव का गण क्या है। इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है। हम हर दिन, खासकर घने वर्षावनों में और महासागरों की गहराइयों में, नई नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जीवन के इस विशाल पुस्तकालय को व्यवस्थित करने का ये काम, क्या ये कभी पूरा हो पाएगा, या ये एक ऐसा काम है जो हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।